गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। अच्छा जी। और चलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बहुत सारे सेक्शन बच्चों आपस में लिंक भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि बस ये सेक्शन करो फिर इसका नया सेक्शन स्टार्ट करूँगा। हाँ, कुछ सेक्शन आएंगे ऐसे। तो ये तो सब बातें बच्चों बच्चों चलती रहेंगी। आओ एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और उस न्यू चैप्टर का नाम है बच्चों, दैट इज द NCLT और NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या इसमें बताया गया है? ठीक है, तो दैट्स बच्चों यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? NCLT NCLAT। तो बच्चों यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है कि एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी क्या है, ये वर्ड यहाँ पे क्यों आए। तो बच्चों यहाँ पे ना आप पूरे कंपनी में पढ़ोगे ना, तो पूरे कंपनी में यहाँ पे आपको एनसीएलटी वर्ड नहीं दिया गया। आपको पूरे इसमें एनसीएलटी वर्ड नहीं दिया गया। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ लॉ में जो वर्ड यूज किए जाते हैं ना, तो सिर्फ दो वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रिब्यूनल। आपको जो बच्चों जो कुछ जगह वर्ड मिलेगा दैट्स कॉल्ड द ट्रिब्यूनल, और जो दूसरा वर्ड मिलेगा बच्चों दैट इज द एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो बच्चों यहाँ पर ना जो ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है। एपेलेट ट्रिब्यूनल तो बच्चों सिंपल थिंग है, एपिलेट मतलब जहाँ पे अपील, अपील जहाँ पे आप कर सकते हो, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। तो ये जो बच्चों वर्ड है ना, जो ट्रिब्यूनल वर्ड है, एपेलेट ट्रिब्यूनल वर्ड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर फिर कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया। ये ट्रिब्यूनल का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है यहाँ पे। तो देन बच्चे यहाँ पर जो भी हम ट्रिब्यूनल वर्ड लेंगे यहाँ पर इस पूरे लॉ में, तो वहां पे इसका मतलब होगा एनसीएलटी, और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल आएगा बच्चों दैट इज द एनसीएलएटी। एनसीएलटी। तो बच्चों यहाँ पर ना आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम कंटिन्यू इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे आया, डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे सारी चीजें चल रही है। तो बच्चों जब ये 2013 एक्ट नहीं था ना, ऑब्वियसली इससे पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 होता था बच्चों यहाँ पे। एंड फिर इसके बाद बच्चों इसको कन्वर्ट कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। तो थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी क्रिएट करवा रहा हूँ कि इसमें कैसे ये हमारा एनसीएलटी आया, किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो सारी सी बच्चों आपको यहाँ पे पता चल रही है। तो बच्चों जब ये कंपनीज एक्ट 1956 आया, तो इस कंपनीज एक्ट 1956 में उस टाइम पे कौन कौन काम करता था बच्चों? सबसे पहले काम करता था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ साथ बच्चों एक अथॉरिटी और बनाई हुई थी कि जो डिसीजन लेती थी। मतलब सबसे बड़ा तो हाई कोर्ट को रखा हुआ था, और उसके बाद बच्चों एक कोर्ट और यहाँ पे बनाई हुई थी जिसका नाम होता था पहले दैट्स कॉल्ड द CLB, जिसकी फुल फॉर्म बच्चों दैट इज द कंपनी लॉ बोर्ड। और बाकी इसके अलावा बच्चों जो ROC है, RD है, वो तो पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे बच्चों कंपनीज एक्ट 1956 में ये दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करते थे, हाई कोर्ट एंड द CLB। बाद में जब कंपनी 2013 आया, तो उस टाइम पे लॉ मेकर को फील हुआ कि भाई हाई कोर्ट में तो वैसे ही बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे चलती रहती हैं, क्यों ना हाई कोर्ट की पावर को कम कर दिया जाए और इस हाई कोर्ट की जगह पर कोई दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे ले आया जाए कि जो हाई कोर्ट का भी और ये जो CLB है, कंपनी लॉ बोर्ड, दोनों का मिक्स काम एक ही पर्सन कर दे, बस खत्म। मतलब एक हैवी डिपार्टमेंट बनाने का सोचा कि भाई हम दो डिपार्टमेंट को एक तरह से मर्ज कर दें और एक ही पर्सन एक ही जगह पर बैठ के वो सारा काम देखे। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों इसको डेवलप फिर किया गया, तो यहाँ पर फिर एक नया डिपार्टमेंट लेके आए। किस नाम से लेके आए? NCLT NCLAT। बट आपको जान के जो हैरानी होगी, ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पे आया ना, ये इमिडिएटली नहीं आ पाया था। एक्ट के आने के बाद भी 3 साल के बाद वो आ पाया। 2016 में NCLT और NCLAT डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। और अल्टीमेटली आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो पहले काम कंपनी बोर्ड करता था, हाई कोर्ट करता था, अब वही सारे काम कौन करेगा? एनसीएलटी करता है। और एनसीएलटी के बाद कौन करता है बच्चों? एनसीएलएटी, अगर आपको एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो। समझा बच्चों यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज होती है कि एनसीएलटी क्या क्या काम यहाँ पे करेगा, क्या क्या वर्क यहाँ पे इसमें कर रहा है। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर अब एनसीएलटी का काम क्या है, मीन ये किस चीज का काम करता है, तो याद रखना। अब मैं एनसीएलटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसकी स्टोरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो दैट इज द अथॉरिटी
अथॉरिटी टू जज, और किसी का काम करता है अथॉरिटी टू द एडजुडिकेट, किसी केस को यहाँ पे सोल्व करना, एडजुडिकेट करना, और डिटरमाइन करना, डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्पर्स। क्लेम और द डिस्पर्स। तो बच्चों दैट्स अ पॉइंट कि यहाँ पे अथॉरिटी ये किस चीज का काम करे, तो उस चीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आपकी आ रही है, अथॉरिटीज। और बच्चों यहाँ पे मैंने आपको अथॉरिटीज दो तरह की आपको बताई। पहली अथॉरिटी मैंने आपको कहा यहाँ पे दैट इज द एनसीएलटी, जिसका फुल नाम क्या है यहाँ पे पता है ना आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और जो दूसरी अथॉरिटी यहां पर आती है दैट्स कॉल्ड एनसीएलएटी, दैट इज नेशनल, ये वर्ड याद रखना, जो नेशनल वर्ड है ये पूरे इंडिया में एक जैसे है यहाँ पर, कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे ना ये एनसीएलटी किस चीज का काम करता है, तो जनरली याद रखना बच्चों यहाँ पे एनसीएलटी के पास किस चीज का वर्क होता है कि जब हमें अपील करनी होती है, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, अभी वन बाय वन हम यहाँ पे लेंगे। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, तो यहां पर जनरली ये जो एनसीएलटी काम करता है तो वो किसके अगेंस्ट करता है, जो भी एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट जो भी हमें अपील करनी होती है तो वो हम कहां पे करते हैं, एनसीएलटी पे करते हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसके डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूं, यहाँ पर एनसीएलटी का डिपार्टमेंट और एनसीएलटी का डिपार्टमेंट, तो बच्चों यहाँ पे ना वैसे ही सारे पर्सन जैसे रखे जाते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ भी सेम थिंग, यहाँ पे 3 पर्सन मेन रखे जाते हैं। ठीक है, और सेम थिंग यहाँ भी 3 पर्सन आपके रखे जाएंगे जो यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे तो वो बच्चों आपको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया गया, लेकिन आगे कई जगह यूज होगा, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा एक बेसिक आपके लिए रेडी किया है कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम आगे काम कर रहे हैं। तो बच्चों इस एनसीएलटी में कौन कौन से पर्सन यहाँ पर होते हैं, तो याद रखना सबसे पहला पर्सन होता है बच्चों जो मेन उसका हेड होता है, और हेड को यहाँ पे बोला जाता है दैट्स द प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो हेड पर्सन होता है उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट वर्ड कहा जाता है, प्रेसिडेंट। तो सिंपल लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे हेड, हेड ऑफ एनसीएलटी, जो एनसीएलटी का हेड पर्सन है उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट वर्ड दिया गया है। अब सेम थिंग बच्चों जो एनसीएलटी का हेड पर्सन होगा तो उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई पर्सन कंफ्यूज ना हो जाए, कहने को यहाँ भी वो प्रेसिडेंट कह सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा एक अलग नाम आपको दिया गया, दैट द चेयर पर्सन। तो बच्चों आगे ना अगर आपको कहीं पे वर्ड प्रेसिडेंट वर्ड मिले तो समझ जाना हम एनसीएलटी की बात कर रहे हैं, और कहीं पे अगर आपको चेयर पर्सन वर्ड मिले तो समझ जाना कि हम एनसीएलएटी की हम बात कर रहे हैं। तो चेयर पर्सन दैट द हेड, जो हेड है एनसीएलएटी का। बाकी जो है बाकी के लिए सेम नाम यहाँ पे रखे गए, कॉमन नेम यहाँ पे रखे गए। तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा पर्सन रखा गया उसको यहाँ पे नाम दिया गया दैट्स कॉल्ड द जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स। तो बच्चों याद रखना हेड तो हेड है, लेकिन एक्चुअल में जो केस सोल्व करने का काम करता है ना वो करता कौन है, जुडिशियल मेंबर करता है, एक दूसरा मेंबर करेगा। तो एक तो बच्चों इसमें जुडिशियल मेंबर होता है, दूसरा होता है टेक्निकल मेंबर। इवन अगर आप टेक्निकल मेंबर में आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना तो कर सकते हो, बस नॉर्मली बता देता हूँ इसमें कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल, तो आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हो। तो बच्चों नाम से टेक्निकल, ये तो वैसे ही काम हो गया ना, जैसे मान लो कोई बिजली वाला है, वो एक टेक्निकल पर्सन को क्यों रखता है अपने साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो क्लाइंट की वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, मेन डील तो बिजली वाला करेगा, लेकिन उसके साथ जो एक टेक्नीशियंस रहता है तो उसकी रिगार्डिंग बात करें तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर मेन तो केस किसको सोल्व करना है, जुडिशियल मेंबर को सोल्व करना है, लेकिन उस केस में क्या एक्सपर्टीज चाहिए, क्या ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, तो वो सब कहाँ पे बताया गया आपको, टेक्निकल मेंबर्स में। तो बच्चों ये 3 पर्सन यहाँ पर होते हैं, नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड नंबर 3 टेक्निकल मेंबर्स। और एक चीज याद रखना बच्चों, इन तीनों को ही अगर कहीं पे एग्जाम पूछा जाए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी, तो मेंबर्स में सिर्फ जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर मत लिख के आना, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी मेंबर को माना जाता है। ठीक है, तो मतलब मेंबर की जो डेफिनेशन होती है इज द वाइडर। ठीक है जी, यहाँ पे इज द वाइडर। और बच्चों जो एनसीएलटी में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, दैट्स कॉल्ड द जुडिशियल मेंबर,
एंड सेकंड वन बच्चों दैट इज द टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, तो ये मैंने कहा ना, ये तो सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन काम करेगा, नहीं, पोजीशन में जो नाम उनका रखा गया वो नाम सेम रहेगा, बट ऑब्वियसली दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं। एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर अलग होंगे, एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर अलग होंगे, सेम थिंग टेक्निकल अलग, इसके भी टेक्निकल अलग, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों के अलग अलग होंगे। और बच्चों सेम थिंग यहाँ पे अगर कोई आपको कहेगा तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी, मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी इनको यहाँ पे कहा जाएगा बच्चों, दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इसमें किस तरीके से कैसे आपको डील कर रहा है, कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे डील करेंगे, कैसे यहाँ पे वर्क आपका किया जाएगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बताया गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। चलो आओ तो बच्चों इसको नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में देखो क्या लिखा गया है। तो बच्चों मैंने ना कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल वैसी ली है, ठीक है, नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। तो बच्चों जो ट्रिब्यूनल वर्ड है ना, जनरली किस वर्ड से आता है, ट्रिब्यून से आता है, ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स का मतलब जो मजिस्ट्रेट होता है, क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, जो पूरी पब्लिक के लिए जो कॉमन एक बनाया जाता है ना कि ये मजिस्ट्रेट का काम कर रहा है, जो ये केस को सोल्व करने का काम करेगा, तो ये वर्ड वहीं से लिया गया था। तो बच्चों अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन अथॉरिटी टू जज, एडजुडिकेट और डिटरमाइन द क्लेम्स और द डिस्प्यूट वेदर और नॉट, देखो क्या लिखा गया, चाहे उनके बीच में डिस्प्यूट हो या ना हो, लेकिन कुछ चीजों को डिटरमाइन करना, एडजुडिकेट करना, जज करवाना, दिस इज कॉल्ड द ट्रिब्यूनल, तो उसको ट्रिब्यूनल यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रिब्यूनल का बच्चों याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, ट्रिब्यूनल ना तो कोर्ट होता है ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। मतलब आपने अगर एक नाम सुना हो यहाँ पे, तो ट्रिब्यूनल को ने एक नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड द क्वासी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो बच्चों क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब होता है जो कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की तरह काम करता है, कोर्ट की तरह अपना सारा काम करेगा, तो दैट्स कॉल्ड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, यहाँ पर, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको बताई, कहीं पे बच्चों अगर आपको चेयरपर्सन वर्ड अगर मिलता है, चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन का मतलब क्या होता है, हाँ, तो बच्चों चेयरपर्सन जो वर्ड आएगा ना, तो मैंने आपको कहा ना चेयरपर्सन का मतलब क्या होगा, एनसीएलएटी, और जब प्रेसिडेंट वर्ड आएगा तो एनसीएलटी, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने जहाँ पे चेयरपर्सन वर्ड लिखा है तो इट मीन द चेयरपर्सन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। और बच्चों यहाँ पे सेकंड वन पढ़ो जो थर्ड वन में दिया गया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे लॉ में ना आपको कुछ जगह पे वर्ड चेयरमैन मिलेगा, कुछ जगह पे वर्ड आपको प्रेसिडेंट मिलेगा, तो समझ जाना कुछ मतलब क्या है। जुडिशियल मेंबर बच्चों दोनों में होता है, टेक्निकल मेंबर भी दोनों में होता है, ठीक है, और मेंबर भी दोनों में होता है। तो ये देखो ये जो तीन डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे ली गई है ना, ये कॉमन ले ली गई कि जुडिशियल मेंबर एनसीएलटी का भी होगा, एनसीएलटी का भी होगा, लिखा गया ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इट मींस ए मेंबर, इट मींस ए मेंबर ऑफ द एनसीएलटी, एनसीएलटी के लिए बोल दिया गया, या इट मींस ए मेंबर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच, एंड देखो साथ में क्या लिखा गया, जो प्रेसिडेंट है और या जो चेयरमैन है, समझ रहे हैं यहाँ पर कि प्रेसिडेंट वर्ड लिया गया तो किसके लिए बोला गया, ये एनसीएलटी के लिए कहा गया, और ये एनसीएलटी के लिए कहा गया कि इसको भी जुडिशियल मेंबर यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों अगर किसी केस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनको भी तो बोलने का राइट है ना, तो इसलिए इनको भी यहाँ पर क्या बोला जाएगा, जुडिशियल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो देख रहे हो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन को जुडिशियल मेंबर भी माना जा रहा है, प्रेसिडेंट तो अलग से कहा ही जा रहा था और साथ में उसको मेंबर भी कहा जा रहा था, तो तीनों जगह उसको बच्चों यहाँ पर हम लेके चलेंगे हम। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट को, चेयरपर्सन को मैं जुडिशियल मेंबर तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने भी टेक्निकल नहीं बताया, क्योंकि देखो टेक्निकल की डेफिनेशन पढ़ो, टेक्निकल बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इट मींस ए मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच, ये जो एज सच वर्ड है ना बच्चों, ये अभी आपको डिफाइन नहीं किया गया आपके सिलेबस में, ठीक है, तो अभी आपको ये इतना ही पढ़ना है, ये नहीं तो अदरवाइज ये एज सच डिफाइन किया जाता है कि ये पर्सन होगा, यही पर्सन होगा, प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाता है। और मेंबर तो आप पढ़ ही चुके हो, इट मीन्स ए मेंबर, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चेयरपर्सन हो, सबको मेंबर यहाँ पर बोल दिया जाएगा। दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों जो आपको यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलो जी आ जाओ, तो अब बच्चों यहाँ से वन बाय वन हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और बच्चों यहाँ पे जो आपको सेक्शन यहाँ पे जो डिफाइन किए गए ना एनसीएलटी एंड एनसीएलटी के लिए, तो हम कितने सेक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों सेक्शन नंबर 419 से 434 सेक्शन तक आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्योंकि पता है 435 से तो आपका कंपाउंडिंग के सेक्शन स्टार्ट हो जाते थे,
तो 419 से 434 तक यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है। इसमें 1 बाय 1 आपको यहाँ पे सेक्शन बताए गए हैं, कुछ सेक्शन बताए गए हैं, कुछ सेक्शन नहीं बताए गए। तो बच्चों जितना है उतना मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाऊंगा इसमें क्या है। तो चलो जी आ जाओ। तो फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे करते हैं सेक्शन नंबर 419, और 419 है बच्चों दैट द बेंचेस, बेंचेस ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे बेंचेस ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंचेस, सुना है कभी ये वर्ड, क्या होता है? स्कूल के बेंचों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे ना इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ। दो पार्टी है, ठीक है, और दो पार्टी बच्चों यहाँ पे इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। हो सकता है कंपनी हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो, मतलब जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और बच्चों ये अपना डिस्प्यूट लेके किसके पास गए? एनसीएलटी के पास गए। अब ऐसा तो है नहीं कि एनसीएलटी के सारे डिपार्टमेंट लग जाएंगे। अब जैसे बच्चों एक सेम थिंग है, कभी क्रिकेट गेम खेलते हैं तो क्रिकेट गेम में जो 11 प्लेयर्स होते हैं, अगर कोई जैसे बैटिंग जो करने आया है, अब वो मान लो वो लेफ्ट साइड में चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 11-11 प्लेयर जो है वो गेंद की तरफ भागेंगे, है ना? तो वो तो ऐसे तो है नहीं कि 11-11 प्लेयर उस साइड भागेंगे। तो बच्चों वहां पर क्या होता है, जिस साइड वहां पे आता है तो उसी फील्ड के उसी एरिया के उसको वो कवर करते हैं जो वहां पे एक्सपर्ट अपने खड़े किए हुए हैं। तो सेम थिंग एनसीएलटी बच्चों यहाँ पे क्या करता है, इनके डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एक टीम क्रिएट करता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो यहाँ पे एनसीएलटी क्या करता है बच्चों, यहाँ पे एक टीम क्रिएट करता है। तो याद रखना, ये जो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए जो टीम क्रिएट की गई है ना, इसी को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द बेंचेस। और बच्चों ये डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा केस आया है, ये डिपेंड करता है। कई बार तो पता है क्या होता है, एक सिंगल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि जाओ जी इसका केस सोल्व करो। कई बार होता है दो लोगों को अपॉइंट करते हैं। ये डिपेंड करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा केस वहां पे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पर्सन हमें वहां पर चाहिए जो उस केस को सोल्व करेंगे। और आप देखते हो ना कोर्ट में कई बार एक जज होता है, लेकिन जज के साथ कुछ लोग बैठाए जाते हैं कि जो ज्यूरिस्ट बोले जाते हैं, जो उनको सोल्व करने का काम करते हैं केस को। तो बच्चों सेम थिंग यहाँ भी एक टीम क्रिएट की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया, दैट्स कॉल्ड द बेंचेस। समझा बच्चों यहाँ पे वर्ड कि बेंचेस क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना कितने बेंचेस क्रिएट करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कैसे यहाँ पे वर्क होगा। इन जनरल कितने बेंचेस क्रिएट होनी चाहिए अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो। ये कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों यहाँ पे बेंचेस का? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बेंचेस बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और बच्चों याद रखना, अभी अगर हम इसमें बात करते हैं तो मेन उसका जो बेंच है, प्रिंसिपल बेंच, जो मेन टीम है इसकी एनसीएलटी की, वो कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लो में हिसाब से लिख दिया गया है ये भी वर्ड लिखा गया है कि न्यू दिल्ली में इसकी ब्रांच हमें फिक्स की गई है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैंने वो क्या कहा, इस बेंचेस को कैसे यहाँ पे किया जाएगा, कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो मैंने कहा इसको बच्चों जो एक्सरसाइज किया जाएगा कि कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे एक्सरसाइजेबल किया जाएगा, तो याद रखना बाय मिनिमम 2 मेंबर्स। ये जो बेंचेस क्रिएट किया जाता है कम से कम 2 मेंबर से तो किया ही जाएगा। कौन कौन से मेंबर से बच्चों यहाँ पे? ऑब्वियस एक जुडिशियल होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा, जो केस को सोल्व करने का काम करेंगे। जुडिशियल मेंबर्स प्लस टेक्निकल मेंबर्स। प्लस टेक्निकल मेंबर्स, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ये लोग बच्चों यहाँ पे सोल्व करते हैं कि भाई हम इस केस को सोल्व करेंगे एंड ऑल थिंग्स आर वर्क हम वहाँ पे करेंगे। तो जब भी बच्चों यहाँ पे बेंचेस क्रिएट किया जाएगा तो जनरली कम से कम 2% को लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे लगता है ना कि भाई एक ही पर्सन सफिशियंट है, भाई इतना बड़ा केस नहीं है, छोटा सा केस है, एक छोटी सी पेनल्टी बतानी है, कुछ भी वट एवर, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन भी दी गई है। वैसे तो इन जनरल यही होना चाहिए, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन यहाँ पे आती है कि इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस सिंगल
जुडिशियल मेंबर कैन बी सफिशिएंट। नहीं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल मेंबर कभी नहीं होगा, वो जुडिशियल मेंबर ही होगा, क्योंकि मेन डिसीजन कौन देगा, जुडिशियल, इसीलिए उसके वर्ड जुडिशियल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल का सिर्फ काम क्या रहता है, उसको बताना कि भाई सही चीजें कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर मान लो जुडिशियल कहता है जी मुझे सब पता है, टेक्निकल की जरूरत ही नहीं है, तो फिर एक जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अपॉइंट करते तो अब टेक्निकल नहीं आ सकता। अगर इन फ्यूचर लगे ना इस वाले केस में भी कि भाई नहीं मुझे ना इस केस में अब टेक्निकल मेंबर की रिक्वायरमेंट भी है, तो ये जुडिशियल मेंबर प्रेसिडेंट को अप्लाई करके एक टीम फिर से बना सकता है, वही टेक्निकल मेंबर फिर से ला सकता है। हाँ जी, क्लियर पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल इन्होंने रखा है यहाँ पे कि भाई आप इस तरीके से पूरा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और वो अगर चाहे तो वहां पे ट्रांसफर भी करवा सकता है केस। प्रेसिडेंट किसको ट्रांसफर करा सकता है, ठीक है, ये केस बेंचेस, मतलब एक बेंचेस वहां पे प्रॉपर वे से ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर चलो आप पढ़ते, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 419 में यहाँ पे क्या लिखा गया, तो देखो यहाँ पे लिखा गया जी देयर शैल बी द कॉन्स्टिट्यूटेड द सच नंबर ऑफ बेंचेस, such number of benches of the tribunal, such number of the benches of the tribunal as may by notification be specified by the central government। ठीक है, यहाँ पे तो सच नंबर ऑफ बेंचेस तो लिखा गया ना, अभी बता सकते हैं वहां पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, जो यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच और ट्रिब्यूनल कहाँ पर है, सेल बी एट द न्यू दिल्ली। और वहां पे कौन देखता है, मेन हेड कौन है वहां पे, जो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है वही उसको देखता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे और देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ कम से कम 2 मेंबर तो वहां पर होंगे, और 2 मेंबर में कम से कम जो एक होगा वो जुडिशियल मेंबर होगा, और जो अदर होगा शेल बी द टेक्निकल मेंबर, वो कम से कम दूसरा टेक्निकल होना चाहिए। तो 2 मेंबर तो वहां पे कम से कम लिए जाएंगे। ये कौन सा बच्चों यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया भी हुआ है, बेंचेस द कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, इट शेल बी कॉम्पिटेंट फॉर द मेंबर्स, कि भाई अगर मैं फंक्शन एज ए जुडिशियल मेंबर कर सकता हूँ, बेंच में मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही देख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, तो वो अकेला कुछ सच क्लास ऑफ मैटर्स में वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर देगा ठीक है जी ये वाला काम आप अकेले देख लो, इसमें आपको टेक्निकल मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर एक सिंगल जुडिशियल मेंबर उसको सोल्व कर सकता है। और आगे मैंने क्या कहा बच्चों यहाँ पे, अगर केस की सुनवाई के बाद कभी भी एनी स्टेज बीच में भी, इवन हियरिंग होने के टाइम पर भी, अगर मेंबर को लगा ना कि भाई जो केस है वो कहां पे जाना चाहिए, हियर्ड बाय द बेंच, जो कम से कम 2 मेंबर का हो। कौन सा केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो हमने एक सिंगल जुडिशियल मेंबर को ट्रांसफर कर दिया था, बाद में क्या लगा कि ये केस 2 मेंबर को कम से कम जाना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, द केस और मैटर मे बी ट्रांसफर बाय द प्रेसिडेंट टू सच बेंच एज द प्रेसिडेंट मे डीम फिट। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया भाई यहाँ पर कि कहना क्या चाहता है यहाँ पे कि किस तरीके से काम होगा, बोलो भाई। ठीक है जी, तो दैट्स योर पॉइंट जो आपके यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद की स्टोरी बच्चों जो यहाँ पे बताई गई है, कुछ नोटिंग पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा मैं इसके रिगार्डिंग, तो इसको नोट की फॉर्म में लिखना, इजी याद हो जाएगा। और बच्चों पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आता है कि जो ये एनसीएलटी के बेंचेस बनाए हैं, क्या ये सिर्फ कंपिलो का काम देखेंगे या किसी दूसरे एक्ट का भी काम देख सकते हैं भाई, क्या लगता है आपको। तो बच्चों याद रखना ये कंपिलो का तो काम देखेंगे देखेंगे, साथ में आईबीसी, याद है आईबीसी क्या था, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो उसका भी काम वहां पे वो देख के चलेंगे। दैट्स पॉइंट जो चौक यहाँ पे बताया गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पॉइंट पर यहाँ पे लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ये एनसीएलटी के बेंचेज हैं, जो ये टीम यहां पर तैयार की गई है, ठीक है, इन्हीं को ही बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, पूरा लिख लेना, ये एग्जाम में एनआईओजी मत लिखना, पूरा लिख के आना है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वो किस इसके लिए एक्सरसाइज कर सकता है इनको, टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी, पावर्स एंड द अथॉरिटी ऑफ, अब बच्चों वहां पे वर्ड क्या चलता है, दैट्स कॉल्ड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये वर्ड कहां पे आएगा, आईबीसी में आएगा आगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, वहां पे लिया जाएगा बच्चों।
दिस इज द नोट नंबर 1 जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो दैट्स को बच्चों तो टू एक्सरसाइज द जुडिक्शंस पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अंडर द आईबीसी, दैट्स अ पॉइंट। हाँ जी क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या आने वाला है, ध्यान सुना पॉइंट। अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 में आएगा ये डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन ऑफ द बेंचेस। अब मान लो बच्चों 2 लोग बैठे हैं, या तो दोनों फेवर में कहेंगे कि जी हम तो फेवर में हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होगा मान लो 2 तो मिनिमम है, 3 का बिठा दे, 4 का हो जाए। तो वहां पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो आपको पता है जनरली, अगर जनरली डिसीजन की बात करें तो मान लो 4 लोग बैठे और 3 लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इसके ऊपर इतना फाइन लगना चाहिए, मेजोरिटी एग्री कर रही है, फिर तो ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो इक्वलिटी हो जाए तो प्रॉब्लम आ गई ना वहां पे, कि अगर इक्वल हो जाए तो उनके डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मान लो हमने एनसीएलटी में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, एनसीएलटी में कोई केस चल रहा था, और ये वहां पर ये कंपनी के एनसीएलटी के मेंबर है, ठीक है, ये सब कौन है, मेंबर ऑफ एनसीएलटी। अब इनसे बच्चों यहाँ पे डिसीजन पूछा गया, तो कुछ लोगों ने कहा जी मेजोरिटी, मतलब कुछ इनमें से मेजोरिटी एग्री कर रही है, एक ही डिसीजन पे आ रही है, ठीक है। अब बच्चों मेजोरिटी आ रही है, फिर तो इसी को प्रेफर करेंगे हम कि ठीक है जी जो मेजोरिटी ने कहा वो मानेंगे, चाहे 1-2 अगेंस्ट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ 6 अगर 4 लोग कम से कम अगर एक ही चीज पे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये डिसीजन हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, फिर तो बच्चों वही हम फॉलो करेंगे, समझा पे नहीं यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, अगर मान लो 6 पर्सन है और इसमें से 3 लोग एग्री कर रहे हैं, 3 लोग अगेंस्ट हैं, आगे ना प्रॉब्लम यहाँ पे। इन द केस ऑफ इक्वलिटी अब क्या करें भाई, क्या लगता है आपको, बताओ भाई। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग तरीका निकाला। वैसे तो जो नॉर्मली आपने सुना होगा जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन होते हैं, वही उसको जज करके बता देते हैं कि हम बताएंगे कि ये फेवर में करना चाहिए, अगेंस्ट में करना चाहिए। बट देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने बात की होगी। मान लो 20 पॉइंट वहां पे डिस्कस हुए, 20 पॉइंट में से सिर्फ हो सकता है कि वो जो उनका व्यू डिफरेंट आ रहा है वो सिर्फ 5 से 6 पॉइंट पे आ रहा हो सकता है ना ये, जरूरी कोई है कि 20 के 20 पॉइंट में डिफरेंस बोला जा रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये पता करो कि वो किस किस पॉइंट पे उनका डिफरेंस आ रहा है सबका, स्टेट द पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर, वो किस पॉइंट में अलग से बोल रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। समझा बड़े यहां तक बच्चों, पहले हमने वो पॉइंट निकाले कि भाई हाँ ये वाले पॉइंट के लिए कर रहे हैं, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, उन पॉइंट्स को रेफर कर देगा, भाई खाली तुम इस पॉइंट में बताओ आपकी क्या राय है। तो रेफर सच पॉइंट टू 1 और मोर मेंबर्स, हाँ जी, उस बैच के अलग 1 और मोर मेंबर्स को बच्चों वहां पे रेफर कर दिया जाएगा कि भाई यहां पर ऑब्वियस ये भी किसके, एनसीएलटी के, कर दिया बच्चों यहाँ पर। तो पहले पॉइंट दिए और उसके बाद अब बच्चों देखो यहाँ पे मान लो जितने भी लोगों को वहां पे किया होगा अब वहां पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा। जो पहले वाले लोग थे जो फर्स्ट हियरिंग में थे, मैंने फर्स्ट हियरिंग में कितने लिए एग्जाम्पल में, हाँ जी टोटल 6% मैंने लिए, और प्लस जो सेकंड में आए थे, सेकंड हियरिंग में जो थे, जितने वट एवर जो भी होंगे। तो बच्चों याद रखना अब जो डिसीजन आएगा ना, अब जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए, ठीक है, अब इसमें मेजोरिटी चेक की जाएगी उन पॉइंट्स के लिए, ठीक है यहाँ पे। तो अब बच्चों यहाँ पे टोटल में जो चेक करूंगा, अब वो मैं इसके अकॉर्डिंगली चेक करूंगा यहाँ पे। अब मैं मेजोरिटी चेक करूंगा फर्स्ट हियरिंग और द सेकंड हियरिंग का। ये मत करना कि भी दोनों में से एक ने एग्री कर दिया तो वैलिड हो जाएगा, जी नहीं, टोटल का चेक करेंगे। अब चेक करेंगे उसके बाद कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट में हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एग्जाम में से पूछ सकता है ये कि भी डिसीजन एक जो बेंचेस का होता है वो किस तरीके से कैसे लिया जाता है। तो ये था जी हमारा बच्चों एक छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 419। आओ इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो बच्चों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आईबीसी के लिए भी सेम अथॉरिटी यहाँ पर रखी गई है,
ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश द सच नंबर ऑफ बेंचेस, जो उसको लगता है तो बना सकता है वो, किस चीज के लिए, टू एक्सरसाइज द जुडिक्शंस पावर्स एंड द अथॉरिटी ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कहां पे आती है, हाँ जी, पार्ट 2 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016 में ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिसीजन यहाँ पे बताया गया, डिसीजन इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑन द ओनियन लिखा हुआ ओपिनियन आएगा। ठीक है अच्छा, इसको बच्चों ओपिनियन वर्ड कर लेना। और अब पढ़ो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इफ मेंबर ऑफ द बेंच डिफर, अगर वो डिफर करते हैं द ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट ऑफ द पॉइंट, तो इट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटीज। अगर वो पहले डिफरेंट अगर चल रहे हैं, अगर देखो या तो 100% कंसेंट के साथ करेंगे, अगर 100% नहीं है, डिफरेंट हो रहा है, तो फिर वहां पे क्या चेक करें, मेजोरिटी चेक कर रहे हैं। और अगर मेजोरिटी भी नहीं हो पा रही है, अगर इक्वल आ रही है, तो पढ़ो, इफ देयर इज अ मेजोरिटी बट इफ मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, आगे ना प्रॉब्लम यहाँ पर, इक्वली डिवाइडेड, तो जो क्या लिखा गया कि सिर्फ वो पॉइंट, आप देखो वो पॉइंट या पॉइंट्स जिसके ब्याह पर वो डिफर कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। एग्जाम में जब बच्चों लिखोगे ना तो ये ए बी करके लिखना। एंड सेकंड जहाँ पे जो केस होगा, सेल बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द हियरिंग ऑन सच पॉइंट बाय द वन और मोर अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड सच पॉइंट सेल बी डिसाइडेड को क्या लिखा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सेल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु हैव हियर्ड द केस। हियर द केस मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, हाँ जी, नहीं सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं ये, जिन्होंने अभी सुना है, इंक्लूडिंग दो जो हु फर्स्ट हियर्ड इट, तो दैट इज ये फर्स्ट वाले आगे जहाँ पे, तो दोनों को मिला के फिर वहां पे चेक किया जाएगा, उनकी मेजोरिटी को वहां पे चेक किया जाएगा कि क्या वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये बच्चों देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से कैसे यहाँ पे वर्क किया जा रहा था, उस चीज के रिगार्डिंग आपको बताया गया है। डन। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, अब मैं आपको कुछ सेक्शन एक साथ आपको मर्ज करके पढ़ाऊंगा, यहाँ पे 3-4 सेक्शन एक साथ हम मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूरी स्टोरी वहाँ पे उसी के ऊपर क्रिएट आपकी हो रही है, जिसमें एनसीएलटी, एनसीएलटी, इवन सुप्रीम कोर्ट, वो सब आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बहुत बड़ा है, तो ध्यान से देखेंगे उसमें। तो बच्चों यहाँ पर ना मैं यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ पहले सेक्शन नंबर 420 की, और 420 में यहाँ पे किस चीज का दिया गया, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, कि भाई जब एनसीएलटी के पास केस आएगा तो वो किस तरीके से ऑर्डर देगा। अभी भी बताने की बात है, सबको पता है जी, दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों पार्टीज को बोलने का मौका देगा, और उसके बाद ऑर्डर दे देगा, यही होता है ना वहां पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो सिंपल थिंग है कि जब यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, बट आफ्टर गिविंग, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पार्टी, पार्टी को एक बोलने का मौका तो देना पड़ेगा, ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पार्टीज। तो बच्चों यहाँ पे ना ट्रिब्यूनल में पास द ऑर्डर आफ्टर गिविंग द, दैट्स वन। और याद रखना बच्चों यहाँ पे जब ये ऑर्डर आ जाएगा, तो इस ऑर्डर की कॉपी, इस ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू ऑल पार्टीज कंसर्न, ऑल पार्टीज कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे बच्चों यहाँ पे एनसीएलटी का ऑर्डर आया, तो उसके बाद उसकी कॉपी आगे फॉरवर्ड कर दी गई। अब बच्चों यहाँ पे कॉपी फॉरवर्ड करने के बाद अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, मतलब ये मैं किसका ओपिनियन ले रहा हूं, ओपिनियन ऑफ पार्टीज। ठीक है, याद रखना अगर मेंबर वर्ड मैंने यहाँ पे लिया तो मेंबर का मतलब तो मैं एनसीएलटी लूंगा, यहाँ पे पार्टीज का मतलब क्या है, जिन्होंने केस फाइल किया हुआ था और जिनको डिसीजन वहां पे बताया गया है, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर बच्चों उनका ओपिनियन है कि सर आपने ना कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ मिस्टेक किया है, ऑर्डर में कुछ मिस्टेक है, कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है,
कुछ भी बच्चों यहाँ पे। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर कोई ऑर्डर में मिस्टेक कर दी तो ये जो पार्टी है वो एनसीएलटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपने गलती कर दी है, ये वाली बस मिस्टेक ठीक कर दो, टू रेक्टिफाई मिस्टेक। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर पार्टी ने वो ऑर्डर पढ़ने के बाद उसको लगा कि भाई देखो एनसीएलटी ने बहुत बड़ी गड़बड़ वहां पे कर दी, तो वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई सर इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दो। ठीक है, और याद रखना जहाँ पे ये कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, ये कब तक कर सकते हैं, तो इसके लिए देखो कितना सारा टाइम दिया गया, 2 साल तक, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे तो एनसीएलटी वहां पे फिर क्या कर सकता है, अगर उसको रेक्टिफाई करना है तो वहां पे वो इसका ऑर्डर पास कर सकता है कि ठीक है जी मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मे पास ऑर्डर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। लेकिन बच्चों जब ये रेक्टिफाई करेगा ना, एनसीएलटी इस रिक्वेस्ट से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपने कोई अपील तो नहीं की हुई है, क्या किया हुआ है, अपील जो इसके अगेंस्ट जाते हैं एनसीएलटी के। यहाँ पे अगर याद रखना आपने अगर आगे अपील की गई है ना, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब आप एक तो इसके बड़े डिपार्टमेंट के पास जा रहे हो, मतलब एनसीएलटी के पास अपील करने भी जा रहे हो, और साथ में यहाँ भी आप कह रहे हो कि भाई ये मिस्टेक ठीक कर दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बच्चों जब ये रिक्वेस्ट की जाती है ना, तो एनसीएलटी एक कंडीशन यहाँ पे लगाता है और कहता है कि भाई साहब अगर आपने कोई अपील अगर नहीं की है ना, तो मेरे पास आओ। इफ नो अपील देन सच रिक्वेस्ट विल एक्सेप्ट। अगर आपने अपील कर दी भी तो भाई अपील वाले के पास ही जाओ, हमारे पास क्यों आए हो अब यहाँ पे, सुना पे नहीं आता कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर एनसीएलटी क्या करेगा, पार्टीज को बोल देगा, मौका देगा, और उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन टू द पार्टीज, और उसके बाद वो ऑर्डर वहां पर पास कर देगा। और उस ऑर्डर की कॉपी किसको भेज दी जाएगी यहाँ पे, दोनों पार्टीज को। अगर किसी पार्टी को लगा कि भाई इसमें सर ने कुछ रिक्वेस्ट सॉरी रेक्टिफाई करवाना है, कि मिस्टेक कर दी गई है, तो वो एनसीएलटी में ही एप्लीकेशन दे सकता है, सर इसको ठीक कर दो। एनसीएलटी कहेगा कि भाई आपने कहीं पे अपील तो नहीं की है, अगर नहीं की है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कह सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब जो दूसरा जो यहाँ पे ओपिनियन आ सकता है इसका पार्टी का, कि भाई हम तो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, भाई हम एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, सर इन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ, ऐसा ऑर्डर इनका आना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों याद रखना अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ध्यान से ना, कि जब एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, एनसीएलटी ने बच्चों यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया, तो याद रखना यहाँ पे अगर आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हो, तो यहां पर आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, कहां पर, एनसीएलएटी के पास। बताया था ना भी आपको मैंने कि एनसीएलएटी किस चीज के लिए बना हुआ है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो भी एग्रीव्ड है मे फाइल अपील। अब बच्चों अपील कितने टाइम में यहां पे करेगा, तो याद रखना यहां पे जो अपील की जाएगी विद इन 45 डेज। देख रहे हो दोनों में टाइम कितना दिया गया, एक में 45 दिन का टाइम दिया गया और एक में कितना था, 2 साल का टाइम था, अगर आपको कोई मिस्टेक रेक्टिफाई करवानी है तो। ठीक है, तो विद इन 45 डेज, और 45 डेज कहां से लिए जाएंगे, क्या लगता है आपको। तो बच्चों यहाँ पे ना 2 डेट आती है, एक तो आती है एनसीएलटी का ऑर्डर, और एक आता है जिस दिन एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी मिली। क्या लगता है किस दिन से होना चाहिए, तो ऑब्वियसली तभी से हमें पता चला होगा ना, कॉपी से। तो फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी रिसीव्ड, जिस दिन हमें कॉपी मिल गई थी वहां से। ठीक है, यहाँ पे तो वहां से 45 डेज। अब आप कह रहे हो जी मैं 45 डेज में नहीं कर पाया, एनसीएलटी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक्सटेंशन भी है, हम एक्सटेंड भी कर देते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन पॉसिबल। और बच्चों यहाँ पे जो एक्सटेंशन याद रखना, ऑब्वियसली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा कि भाई आप एक्सटेंड क्यों चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे तो एक सफिशिएंट रीजन वहां पे देना पड़ेगा।
और याद रखना बच्चों, यहाँ पे जब एक्सटेंशन मिलेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा बस 45 दिन की आपको मिलेगी बस। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कभी भी चले गए, तो मैक्सिमम 45 डेज की आपको एक्सटेंशन वहां पर मिलेगी। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो कभी भी जब अपील करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन जो रहेगी दैट इज द 45 डेज की। अब इसका बच्चों एनसीएलटी क्या करेगा? ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपील फाइल करनी थी, कर दिया। स्टेप नंबर 2 बच्चों यहाँ पे आता है कि यहाँ पर अब ये एनसीएलटी क्या करेगा, दोनों पार्टीज को बोलने का मौका देगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, कि भी बताओ आप लोगों की समस्या क्या है, आप लोग मेरे पास क्यों आए हो। तो ये कौन दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे? एनसीएलटी बोलने का मौका दे रहे हैं पार्टी को। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जब ये बोलने का मौका देगा तो फिर यहाँ पे वो एक ऑर्डर पास कर सकता है। और ऑर्डर क्या पास करेगा? या तो कहेगा कि जो एनसीएलटी ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, कंफर्म कर सकता है, या फिर कह सकता है नहीं नहीं वो तो बिल्कुल गलत कह रहा है, उस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सेट असाइड, सेट असाइड होता है दैट्स को कैंसिल करना। ये किसको कैंसिल कर रहा है? जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था उसके ऑर्डर को वहां पर कैंसिल किया जा रहा है, या फिर बच्चों यहाँ पे वो क्या किया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफाई, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर तो एनसीएलटी यहाँ पे क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे एनसीएलटी के ऑर्डर को ही या तो कंफर्म कर सकता है, या उसमें कुछ चेंज करके कह सकता है, या फिर उसको कैंसिल करके एक नया ऑर्डर वहां पर पास कर सकता है। ठीक है, और बच्चों याद रखना जो भी ऑर्डर वो पास करेगा उसके ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड करेगा। क्या लगता है किस किस को फॉरवर्ड करना चाहिए? एक तो एनसीएलटी को भेजेंगे कि भी तुम्हें ये चीज चेंज करनी है अपने ऑर्डर में, एंड नंबर 2 बच्चों यहाँ पे जिसने अपील की थी उस पार्टीज को कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। समझाया पॉइंट बच्चों यहाँ तक? बोलो भाई। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट कि भी यहाँ पर किस तरीके से अपील की जा रही है। तो पहले किसका ऑर्डर आया था? एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया। एनसीएलटी के ऑर्डर आने के बाद अगर कोई मिस्टेक लगती है तो हम उसमें खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अपील करना चाहते हैं तो कहां पे कर सकते थे? एनसीएलटी के पास। तो बच्चों याद रखना ये जो मिस्टेक वाला, ये कौन सा सेक्शन चल रहा था आपका भी ऊपर एनसीएलटी ऑर्डर का? 420। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे ये भी जो डिफाइन किया गया ना, सेक्शन 420 ही हमने किया, लेकिन जो ये एनसीएलटी में जो अपील करे थे तो ये सेक्शन हमने कौन सा किया है? सेक्शन नंबर 421 मैंने आपको करवाया है। तो दोनों सेक्शन में याद रखना मिस्टेक वाला जो पॉइंट है ये 420 में आपको डिफाइन किया गया, और जो ये एनसीएलटी का पॉइंट मैंने आपको बताया ये हमने 421 सेक्शन में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसका ऑर्डर आ गया, इसके ऑर्डर से भी खुश नहीं है हम, होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, भाई हम तो इससे बड़ी कोर्ट में जाएंगे। क्लियर? तो हम इससे बड़ी कोर्ट में यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों अब जो हम अपील कर रहे हैं अब वो किसके ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। पहले एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद रखना, जब यहाँ पे कोई अपील की जाती है ना, जैसे अभी तो हमने कुछ नहीं कहा था, हमने कहा था कि जैसे जैसे एनसीएलटी मैटर था वही एज इट इज मैटर एनसीएलटी के पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बच्चों अब जो अपील यहाँ पे की जाएगी ना, ऐसी नहीं की जाएगी। जब कोई केस किया जाता है, मैं आपको बस नॉर्मल बता रहा हूँ, लिखना नहीं है वो आपको, बस मैं भी खुद इसको हटा दूंगा। जब कोई केस किया जाता है ना बच्चों, यहाँ पे केस दो तरह के मैटर पे चलता है। एक मैटर होता है दैट होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, और एक मैटर होता है बच्चों दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि भाई आप ना लॉ में सही ढंग से मतलब जो इंटरप्रेट किया गया है उसकी इंटरप्रिटेशन आप सही मतलब नहीं कर पा रहे हो। जनरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर ने एनसीएलटी ने ना ये वाली लॉ की इंटरप्रिटेशन गलत निकाली है, इसलिए मुझे टैक्स के लिए कह रहा है, कोई भी वट एवर पॉइंट। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? जो लॉ में नहीं लिखा गया, एक नॉर्मल चीज है। जैसे आप देखते हो ना कई बार कुछ चीजें कोर्ट में कैसे प्रूव की जाती है? विटनेस के थ्रू की जाती है, वो कहीं लॉ में नहीं लिखी गई, इस पर्सन को सजा कैसे मिलेगी, तो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग चलती है।
तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में बच्चों मेन डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम लॉ की किसी क्लैरिटी को लेने के लिए जा रहे हैं बस। जैसे आप करते हैं ना, आपने एक चैप्टर किया होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो हम एक लॉ में एक प्रॉब्लम आ रही है, हम उस लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए इस चीज के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे आप अगर आगे अपील करना चाहते हो ना अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, तो यहां पे आगे कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं जा पाओगे, ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे है ना, तो याद रखना यहां पे जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया ना, वही यहां पे ऑर्डर को क्या मान लिया जाएगा? फाइनल ऑर्डर मान लिया जाएगा, नो अपील। ठीक है, तो बच्चों फिर से ध्यान सुनो, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्या होता है? जो चीजें लॉ में लिखी गई हैं हम उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, जैसे सिंपल थिंग में जो हमें मिस्टर ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब ये कहीं लॉ में तो लिखा नहीं है, अब वहां पे प्रूव होगा कि हाँ ए ने मर्डर किया नहीं किया, कौन था, किसने देखा, विटनेस क्या था। ठीक है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ जोड़ा जाएगा कि हाँ ये प्रूव हो गया, अब इसको लॉ के अकॉर्डिंग इतनी सजा दी जाएगी। आपने ये देखा ना, कोई एक सीरियल आता था पहले, एक सीआईडी, तो वो जो पूरा एक वो मिस्ट्री निकालते थे, पूरा वो केस को सोल्व करते थे। वो केस को कैसे सोल्व करते थे? फैक्ट के बेस पे सोल्व करते थे। दया यहाँ जा, दया दरवाजा तोड़, दया ये कर, दया वो कर। उनको देख के हमें भी दया आ जाती थी, भाई क्या करना है। तो सेम थिंग बच्चों वहां पे, तो जनरली वहां पे वो किस बेस पे जाते थे? वो फैक्ट के बेस पे जाते थे। ठीक है, फिर उनको फैक्ट के बेस पे जाने के बाद फिर लॉ के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाती थी। समझना पॉइंट बच्चों यहाँ पर? ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, एनसीएलटी के एलएटी के अगेंस्ट अगर आप कोई अपील करना चाहते हो अगेंस्ट, सिर्फ पहले नंबर वन, सिर्फ कौन से बेस पे कर पाओगे आप? ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे आप कर पाओगे। अब कहां पे अपील करेंगे? तो देखो सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है क्या? जी नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट है बस अपील, इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती। ऐसे कितनी अपील यहाँ पे अलाउड करेंगे? और बच्चों देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी है तो वो कितने टाइम में आप करोगे? याद है एनसीएलटी में कितने टाइम में होती थी? यहाँ पे जाएगी बच्चों 60 डेज। आप 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। और प्लस अगर 60 दिन में नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 दिन की और एक्सटेंशन मिलेगी आपको। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, एक्सटेंशन आपको मिलेगी। बस एक सफिशिएंट रीजन बता देना कि भाई आप 60 डेज में क्यों नहीं कर पाए। तो ये था बच्चों यहाँ पर कि भी किस तरीके से कैसे वर्क किया जा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी बता दी है। पहला सेक्शन यहाँ पे देखो कौन सा लिया था मैंने, सेक्शन नंबर 420 लिया था आपका। फिर दूसरा सेक्शन मैंने 421 लिया। और इसके बाद ये जो अपील आप कर रहे हो ना एनसीएलटी के ऑर्डर अगेंस्ट, तो ये कौन सा सेक्शन हमने कर दिया है? सेक्शन नंबर 423 मैंने आपको करवा दिया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 423 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। छोटे सेक्शन थे ना, चलो आप पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे पहले 3 सेक्शन आपको पढ़ाता हूँ इसमें, फिर आगे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज ऑफ टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड पास सच ऑर्डर, जो भी उसको सही लगता है ना, एज इट थिंक फिट, तो वो ऑर्डर वहां पे पास कर सकता है एनसीएलटी। ठीक है, और नेक्स्ट में बच्चों देखो क्या लिखा गया, अमेंडमेंट। अगर ऑर्डर में कुछ अमेंडमेंट करनी है, कोई रेक्टिफाई करना है, तो देखो क्या लिखा गया, मे एट एनी टाइम। कितने टाइम में रेक्टिफाई करेंगे? 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। और किस चीज के लिए रेक्टिफाई करा रहे हैं? विद ए व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक, जो उसमें साफ साफ दिख रही है कि भैया सर आपने ये अमाउंट 1 लाख रुपए लिखना था, 10 लाख रुपए लिख दिया गलती से। कोई भी ऐसी मिस्टेक है तो वो उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कब? अगर वो मिस्टेक इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द पार्टीज। यहाँ पे ठीक है। एंड सेकंड में देखो याद रखना, अमेंडमेंट कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? अगर आपने अपील कर दी है तो। फिर तो एक ही चीज कर सकते हो ना, या तो अपील कर दो या फिर रेक्टिफाई के लिए कर दो। और हाँ, एनसीएलटी में अपील। क्लियर? और बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ट्रिब्यूनल इसके बाद जो कॉपी है ऑर्डर की वो सेंड कर देगा टू द ऑल द पार्टीज कंसर्न। ऑल द पार्टीज कंसर्न, उनको एक कॉपी सेंड कर दी जाएगी। दैट्स अ पॉइंट बच्चों जो आपको बताया गया है यहाँ पे। फिर बच्चों इसके साथ मैंने 421 आपको बताया, हेडिंग पढ़ो, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल
और देखो इसमें क्या लिखा गया, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील टू द, हाँ जी, मे प्रेफर एन अपील किसको कर सकते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल को हम अपील कर सकते हैं। बट याद रखना जहां पे देखो एक पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया, अगर दोनों पार्टी एग्री करती है तो क्या फिर कोई अपील जाएगी, जी नहीं। अगर दोनों पार्टी ने खुद एग्री करके वहां पे कहा था कि भाई सर बस यही ऑर्डर पास कर दो, और वो दोनों खुश थे उस चीज के लिए, फिर कोई अपील नहीं जाएगी, याद रखना। तो नो अपील से लाई कब, मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कि जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था वो पार्टी से पूछ के दिया था कि ये एक ऐसा सोल्यूशन बताओ जिसे तुम दोनों एग्री हो जाओ, ठीक है। तो वहां पे अगर पार्टीज की कंसेंट से किया था बच्चों, तो याद रखना फिर कैंसिल, फिर वहां पे अपील नहीं कर सकते आप बाद में। अपील कितने टाइम में करनी है, हाँ जी, कितना टाइम बताया मैंने आपको, 45 प्लस 45 है ना। तो 45 डेज कहां से लिए जाएंगे, जिस दिन कॉपी ऑफ ऑर्डर अवेलेबल हुई थी पार्टीज एग्रीड को, एंड साथ में देखो एक्सटेंशन, मे एंटरटेन एन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज बट विद इन ए फर्दर पीरियड, फर्दर पीरियड कितना मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। तो 45 डेज से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तब अगर यहाँ पे एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एप्लेंट है वाज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट केओस, कि भी वो 45 डेज में अपील नहीं कर पाया, इससे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो, ठीक है। और बच्चों इसके बाद क्या होता था, दोनों पार्टीज को बोलने का मौका दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर्ड, और एक ऑर्डर वहां पे पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर में क्या पास करेंगे, या तो एनसीएलटी के ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे, या उसमें कुछ मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देंगे, या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसके ऑर्डर की कॉपी एनसीएलटी को भी दी जाएगी, और जो पार्टी टू द अपील है उसको भी दी जाएगी, यहाँ पे जो एनसीएलटी वहां पर देगा, जहां तक, ठीक है। फिर मैंने इसके बच्चों आपको 423 सेक्शन आपको बताया, 423 में अपील कहां पे कर रहे थे हम, सुप्रीम कोर्ट में, और इससे आगे कोई अपील नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, द एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल may file an appeal to the Supreme Court within the 60 days from the date of the receipt of orders. And Supreme Court अगर satisfied हो जाए कि appellant was prevented, कि इसको रोका जा रहा था, तो for the further, तो कितना extension जा सकता है, 60 days का और extension वहां पे आ सकता है। That's your point जो आपके यहाँ पे कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सेक्शन नंबर 423 तक कंप्लीट हो गया है। आओ जी हम बाकी इसके रिगार्डिंग एक काम करते हैं, मैं इसको नोट्स की फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा, इसको लिख लो नोट, ये पूरा जो डायग्राम में भी आपने बनाया है इसी के रिगार्डिंग नोट की फॉर्म में लिख लो बच्चों यहाँ पे, कि एनसीएलटी और एनसीएलटी कैसे यहाँ पे पास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ना मैं वन बाय वन आपको बताता चलूंगा इसमें क्या चीजें पढ़ेंगे। तो चलो आओ, तो सेक्शन नंबर पहले मैं 422 आपको बता रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पे ना मैं जितने भी पॉइंट अब लूंगा ना, यहाँ पे जितने भी सेक्शन लूंगा, अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, एनसीएलटी की अलग कर रहे थे, एनसीएलटी की अलग कर रहे थे, लेकिन अब मैं नोट में जितने पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं ये दोनों के लिए कॉमन एप्लीकेबल होगा। एनसीएलटी के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा और एनसीएलटी के लिए भी वो कॉमन आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो बच्चों एनसीएलटी और एनसीएलटी के लिए यहाँ पे क्या रखा गया कि जो केस आपके पास आया, आपको वो केस कितने टाइम में डिस्पोज करना पड़ेगा, डिस्पोजल ऑफ द केस। तो 422 में जो हम बात करने वाले हैं, केस को कितने टाइम में डिस्पोज करना पड़ेगा, और ये किसकी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर एनसीएलटी के पास आया तो उसको कितने टाइम में केस को खत्म करना है, और अगर केस एनसीएलटी के पास आया तो उसको कितने टाइम में डिस्पोज करना पड़ेगा। डिस्पोज का मतलब समझते हो ना, ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई इतने टाइम में आपको ये खत्म करना पड़ेगा केस। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, जिसके पास भी केस आया, या तो एनसीएलटी के पास आया होगा या फिर केस एनसीएलटी के पास आया होगा, तो ये बच्चों केस को डिस्पोज करेंगे, और कितने टाइम में करेंगे बच्चों, याद रखना ये केस को डिस्पोज करेंगे विद इन 3 मंथ्स, जब उनके पास केस आया था। देख रहे हो कोर्ट में कभी भी टाइम नहीं होता, कोर्ट में तो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, बट यहां पे तो साफ साफ कह दिया गया केस आने के बाद आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस केस को सोल्व करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ये किसको कहा गया, एनसीएलटी को और एनसीएलटी को कहा गया कि आप केस को ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकते, ठीक है। बस याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर इस एनसीएलटी और एनसीएलटी ने केस को डिस्पोज नहीं किया, इफ नॉट डिस्पोज विद इन 3 मंथ्स, अगर 3 महीने में डिस्पोज नहीं किया गया, तो यहां पे बच्चों को क्या लिखा गया कि सबसे पहले तो उनको रीजन बताना पड़ेगा भी क्यों नहीं कर पाए, रिकॉर्ड रीजन। और बच्चों इसके बाद
ये रीजन किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा या फिर वो चेयरपर्सन के पास जाएगा। इस समझ में आ रहा है ये प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन एक साथ क्यों लिख रहा हूं मैं? एनसीएलटी के लिए प्रेसिडेंट वर्ड आ गया, चेयरपर्सन के लिए एनसीएलटी आ गया। ठीक है, और बच्चों ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो ये क्या कर सकते हैं? मे एक्सटेंड द पीरियड, कि चलो जी ठीक है, आपको और पीरियड दिया यहाँ पे एनसीएलटी को, एनसीएलटी को। ठीक है, बट याद रखना बच्चों यहाँ पे अगर ये भी एक्सटेंड करेंगे ना तो 90 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे। नॉट एक्सीडिंग द 90 डेज। तो ज्यादा से ज्यादा ये 90 दिन का टाइम और दे सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिंपल थिंग क्या बताया गया कि केस को कितने टाइम में डिस्पोज करना है, और अगर डिस्पोज नहीं किया तो एक रीजन लिखेंगे, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन को देंगे, और वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन क्या करेंगे? उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं कि ठीक है चलो आप और टाइम ले लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम और दे देंगे बच्चों? यहाँ पे अल्टीमेटली कह सकते 3 महीने और दे दिए, 90 डेज तो वही हो गया ना बच्चों यहाँ पे, बट उसको 3 मंथ्स ना कह के उसको 90 डेज में यहाँ पे फॉलो करेंगे कि उनको 90 डेज का टाइम और मिल जाएगा। तो बस यही था बच्चों छोटा सेक्शन, सेक्शन नंबर 422 जो आपको यहाँ पे बताया गया। तो पढ़ो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया? एवरी एप्लीकेशन, देखो दोनों की बात करेंगे, एप्लीकेशन और पेटिशन जो एनसीएलटी के पास थी या जो अपील गई थी एनसीएलटी के पास, तो दोनों के रिगार्डिंग में बात की गई है। शेल बी डेल्ट एंड डिस्पोज बाय इट एक्सपेंडिटली एज पॉसिबल एंड एवरी एंडेवर शेल बी। तो बच्चों इतनी टफ लैंग्वेज नहीं करनी है आपको, आप सिंपल वैसे क्या लिखोगे? केस मस्ट बी डिस्पोज, कितने टाइम बच्चों यहाँ पे फॉर द डिस्पोजल कितने टाइम में होना चाहिए? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर द एनसीएलटी। और देखो क्या लिखा गया? वेयर द एप्लीकेशन और पेटिशन और द अपील इज नॉट डिस्पोज ऑफ द विद इन द 3 months। अब देखो इसने 3 months डायरेक्ट नहीं लिखा, इसने क्या लिखा? विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में बताइए कितना गया है? 3 months। तो आप यहाँ अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो ना कि भाई डिस्पोज नॉट डिस्पोज विद इन द 3 months, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी क्या करेंगे? रिकॉर्ड द रीजंस कि भाई वो क्यों नहीं डिस्पोज कर पाए, ठीक है, इस पीरियड में क्यों नहीं कर पाए। एंड दूसरा पॉइंट जो क्या कहा गया? प्रेजेंट चेयरमैन में आफ्टर टेकिंग टू द अकाउंट उस रीजन को एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड को, बट किससे ज्यादा नहीं करेंगे? नॉट एक्सीडिंग द 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों पे। दैट्स अ पॉइंट। समझ बच्चों यहाँ पे पॉइंट? हाँ जी, क्लियर बच्चों? ठीक है, बस दिस इज योर सेक्शन नंबर 422। और बच्चों देखो मैंने एक 9 यहाँ पे एनालाइज करके आपको दिया। ऊपर देखो वर्ड क्या लिखा गया? यहाँ पे मे लिखा गया, मे। तो मुझे बताओ क्या इसमें कंपलसरी है वो उसको एक्सटेंड करेंगे? करेंगे। तो मतलब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, जहां जहां बच्चों मे वर्ड आया ना तो याद रखना वहाँ पे लिबर्टी उस पर्सन की कि वो कर भी सकते हैं और ना भी करें। ठीक है, तो जितने मर्जी कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ डेज। हो सकता है वो कह दीजिए 30 दिन के लिए करेंगे, हो सकता है वो कह दीजिए 35 दिन के लिए करेंगे, हो सकता है 5 दिन के लिए करेंगे, बट ज्यादा से ज्यादा वो 90 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। ठीक है जी, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर बच्चों, यहाँ पे कौन सा सेक्शन था? ये 422 सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया था। क्लियर बच्चों? ठीक है, आज बच्चों मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि धीरे धीरे टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले बच्चों यहाँ तक जो मैंने आपको सेक्शन आपको बताए हैं, तो सेक्शन नंबर 423 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, 419 से 423 तक। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से आपको करके आना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।